Hello students, now we are going to start with the new chapter, that is laws of motion. So very important chapter physics point of view. तो काफ़ी लेक्चर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इस पे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे. हर लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसका नोट्स मेकिंग आप करिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में. नीट जेई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. लिंक्ड वाला टॉपिक है, आप ये टॉपिक आपका अच्छा हो गया तो फिजिक्स बहुत जगह पे आपको समझ में आएगा. तो किसी भी हालत में इस टॉपिक को हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग ओके इन दिस पार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग let us do some theoretical part. okay, easy to difficult में लेके जाएंगे टॉपिक को, तो थोड़े इजी कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं. सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस. कितने टाइप के फोर्सेस हैं? तो बेसिकली दो टाइप की बात होती है, एक तो फील्ड फोर्सेस की और एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. जैसे फील्ड फोर्सेस में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, होता है कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि फील्ड फोर्सेस में जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट. ओके, नॉट नेसेसरी दैट टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं अर्थ की, तो अर्थ ने अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड बनाई है और एनी ऑब्जेक्ट इन दैट ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, तो ये कौन सा फोर्स है? फील्ड फोर्स है. तो दो बॉडी को कांटेक्ट में ही आना है, जरूरी नहीं है. ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है कांटेक्ट फोर्सेस मतलब दो बॉडीज कांटेक्ट में है. ठीक है, चलो बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस बेसिकली कौन से होते हैं. सपोज ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है. ठीक है, दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी. एंड इफ आई कंसीडर इट इज फ्रिक्शनलेस, ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, और ए के ऊपर हमने ऐसा फोर्स लगाया F1, बी के ऊपर हमने ऐसा फोर्स लगाया F2. मतलब आप सोचो ए जो है वो राइट में जा रही है और बी जो है वो लेफ्ट में जा रही है. ओके, तो सबसे पहले चीज आपको ये समझना है कि कांटेक्ट फोर्स इन दोनों बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, इट इज परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस. ओके, सो कांटेक्ट फोर्स is perpendicular to surface, common surface. ओके, और उस कांटेक्ट फोर्स को हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स. ओके, तो नॉर्मल जो है, सपोज ये एक सरफेस है तो ए बॉडी पे नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा, बी बॉडी पे नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा. ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं तो ए बॉडी पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और बी बॉडी पे नॉर्मल नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, तो नॉर्मल जो है मैं जानबूझ के यहां से ड्रॉ किया. ठीक है, तो ये जो सरफेस है दिस इज अ कॉमन सरफेस. तो कॉमन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल हमेशा. कॉमन सरफेस को मतलब सरफेस से आने वाला फोर्स है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स. ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन भी है दोनों के बीच में, अगर इन दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन भी है, बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है
वो भी कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। और वो हमेशा क्या करता है? इट अपोजेस दी मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही वही है कि वो मोशन को अपोज करता है। तो सोचो अगर बॉडी ए पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि बॉडी जो ए है उसके ओर फोर्स F1 उस तरफ लग रहा है। मतलब भले ही बॉडी मूव ना हो, बॉडी ने अपना एक इंटेंशन बनाया उस तरफ जाने का, ओके, मूव होती रहेगी, इंटेंशन बनाया रहेगा। तो जो मोशन का डायरेक्शन है, जो इंटेंशन ऑफ मोशन का डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बी बॉडी के बारे में, तो बी बॉडी पे फोर्स हमने इस तरफ लगाया F2, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा? उस तरफ लगेगा, ओके। नॉर्मल कहाँ पे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल कहाँ पे लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स में मैं बात कर रहा हूँ इस नॉर्मल के बारे में, और मैं बात करता हूँ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। नॉर्मल को डिनोट करते हैं एन से, फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो कांटेक्ट फोर्सेस में नॉर्मल फोर्स आता है और फ्रिक्शनल फोर्स आता है। तो अभी बॉडी ए का बात करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, जिस तरफ मैंने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, स्मूथ सरफेस के जिक्र किया, तो सिर्फ नॉर्मल आने वाला है। तो कांटेक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल आने वाला है, फ्रिक्शन नहीं आने वाला है। सरफेस अगर रफ रहेगा तो ही फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, स्मूथ सरफेस में अपन फ्रिक्शन नहीं लेते। तो यहाँ पे मैंने बात किया नो फ्रिक्शन, मतलब सरफेस कैसा है? स्मूथ है, और यहाँ पे सरफेस कैसा है? रफ है। ऐसा सोच के चलते हैं। अब मुझे बताओ, रफ सरफेस पे मतलब दो कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, तो नेट कांटेक्ट फोर्स क्या रहेगा? नेट कांटेक्ट फोर्स विल बी F² प्लस N² प्लस 2Fn cos 90, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 0 हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा? F² प्लस N²। तो ये नेट फोर्स हो गया। आई होप कांटेक्ट फोर्स के बारे में पूरा क्लियरिटी आ गया कि दो टाइप के कांटेक्ट फोर्स है, वन इज नॉर्मल एंड अदर वन इज फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या रहता है? सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। नॉर्मल क्या रहता है? सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है? अलोंग दी सरफेस रहता है, सरफेस के अलोंग रहता है, बट जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिट टू मोशन। याद रखना, फ्रिक्शन का काम ही यही है कि वो मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। डिटेल में हम बात करेंगे आगे जाके फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये जनरल आइडिया दिया मैंने आपको, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लेना चालू करते हैं। तो पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो फोर्स बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो, अगर दो बॉडीज है, ठीक है, दिस आर टू बॉडीज, दिस इज सपोज प्लेटफॉर्म, दिस इज टू बॉडीज, ओके, और दोनों को मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, ओके। दिस हैज सम मास, लेट अस से कैपिटल M, इसके पास जो मास है स्मॉल m है। दो बॉडीज है, दोनों को मैंने किससे कनेक्ट किया है? एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, और मैंने बच्चों इस तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो समझना है, स्ट्रिंग ब्लॉक पे हमेशा फोर्स लगाएगा। स्ट्रिंग ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा उसको ही अपन टेंशन बोलते हैं, और उसका डायरेक्शन रहता है अवे फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है। इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ब्लॉक। मतलब टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ आएगा ये वाले ब्लॉक के लिए, और ये वाले ब्लॉक के लिए टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ आएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ और इस तरफ आएगा, ठीक है। तो एक बात तो नक्की है
कि अगर मैं बात करता हूं एक ब्लॉक की और उसको एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन बनता है वो स्ट्रिंग हमेशा ब्लॉक पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ओके, और डायरेक्शन क्या है, इट इज अवे फ्रॉम द ब्लॉक। कभी भी आप ऐसा मत करना, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है और फोर्स टेंशन ऐसे लग रहा है टुवर्ड्स द ब्लॉक। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। द परफेक्ट राइट कॉन्सेप्ट इज ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम द ब्लॉक लग रहा है। ओके, ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अभी ये स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है, ज्यादा से ज्यादा केसेस में इनएक्सटेंसिबल ही आने वाले हैं, तो ये फोर्स के वजह से ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर ए बना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या बनेगा, ए बनेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड। इफ अ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, then the magnitude of acceleration of any number of forces, any number of, इसके आगे और भी मास अगर कनेक्ट करते जाऊंगा, सब मासेस पे एक्सेलरेशन क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, बोलो बच्चों, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो ये सारे पॉइंट्स है ना, पंच लाइन से ये सारे, ये हर टाइम मैं सम सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा। लिंक यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा है, वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूं। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आया, किसी ब्लॉक पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और ये ब्लॉक अगर मूव हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए ही रहने वाला है। ये पहला चीज आप दिमाग में डाल दो। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, ओके, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहता है। ओके, देन टेंशन इज सेम। अभी यहां पे मैंने पुल्ली का भी जिक्र किया, पर इधर बात करते ये एक ही स्ट्रिंग है, कोई पुल्ली नहीं है। दो ब्लॉक को मैंने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है, तो दो ब्लॉक को अगर मैंने एक स्ट्रिंग से अटैच किया है और ये स्ट्रिंग मासलेस है, अगर स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, कोई मास नहीं दिया हुआ है, देन गारंटेडली टेंशन एट ईच पॉइंट इज सेम। समझा बच्चा, टेंशन एट ईच पॉइंट इज सेम। तो ये टी और टी इसलिए मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं कि एक ब्लॉक है, ओके, जिसका मास स्मॉल एम है, ओके, ये पुल्ली है और एक ऐसे स्ट्रिंग है और उसको मैंने ये मास कनेक्ट किया हुआ है। अब मुझे बताओ, अगर ये पुल्ली जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, तो गारंटेडली टेंशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लिख दिया मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, टेंशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है बच्चों। मतलब टेंशन का डायरेक्शन इधर आने वाला है और ये टेंशन का डायरेक्शन इधर आने वाला है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? टेंशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। पर अगर सोचो स्ट्रिंग मासलेस है, ओके, और पुल्ली पे भी जो फोर्स आएगा वो भी अवे ही आने वाला है, तो ये टेंशन क्या रहने वाला है, सेम। अगर मैं बात करता हूं ऐसे एग्जांपल की जिसमें स्ट्रिंग तो मासलेस है, स्ट्रिंग तो मासलेस है, पर पुल्ली जो है, पुल्ली इज लेट अस से frictionless, with friction, having some friction and having some mass। ये पुल्ली का कुछ मास और फ्रिक्शन है। पुल्ली इज नॉट मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब स्ट्रिंग मासलेस है पर पुल्ली मासलेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, मतलब फ्रिक्शन वगैरह सारा है। तो अभी दोनों तरफ पुल्ली के दोनों तरफ टेंशन अलग रहने वाला है। मतलब यहां पे इस स्ट्रिंग में, इस पार्ट में अगर टेंशन T1 है, तो इस पार्ट में टेंशन क्या रहेगा, T2 रहने वाला है। आप समझ लो? ओके, ऑन अपोजिट साइड ऑफ पुल्ली, पुल्ली के अपोजिट साइड पे टेंशन इज डिफरेंट, टेंशन इज डिफरेंट। बात समझ में आ रहा है आपको? तो पुल्ली के अपोजिट साइड में टेंशन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है बच्चा? अगर ऐसे हो गया, तीसरी केस हम लेते हैं
जिसमें ब्लॉक को जो स्ट्रिंग अटैच किया उसको भी मास है, पुल्ली को भी मास है, और फ्रिक्शन भी, मतलब सब कुछ। अभी क्या है, ये जो स्ट्रिंग है उसका कुछ मास है, इट इज नॉट मासलेस। ये जो पुल्ली है उसका कुछ मास है और वो फ्रिक्शनलेस भी है। तो बिलीव मी, हर पॉइंट पे टेंशन अलग रहेगा। तो इस पॉइंट पे अगर टेंशन रहेगा T1, तो इस पॉइंट पे टेंशन रहेगा T2, इस पॉइंट पे अगर टेंशन रहेगा T3, तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, T4। क्या समझ में आ रहा है कि टेंशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या है, मासलेस है। तो मुझे लग रहा है 3 केसेस मैंने आपको बताए। ओके, पहले मैंने बात किया कि स्ट्रिंग को कुछ मास है, मास, स्ट्रिंग इज मासलेस, पुल्ली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, तो टेंशन थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, फिर मैंने बात किया कि भाई स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग को कोई मास नहीं है, पर पुल्ली को मास है, पुल्ली में फ्रिक्शन है, तो पुल्ली के दोनों तरफ टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर ये थ्रू आउट सेम ही रहने वाला है, इस तरफ भी थ्रू आउट सेम रहने वाला है, पर इस तरफ का और इस तरफ का, दोनों तरफ का टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और तीसरे में मैंने बात किया भाई स्ट्रिंग को भी मास है, पुल्ली को भी मास है, पुल्ली फ्रिक्शनलेस है, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, चेंज होगा। ये पॉइंट आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज नाइसली रिटन, यू कैन नोट डाउन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो चलो, मतलब एक सिंपल सा बात ऐसा कर लेते हैं कि अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक में ये ऐसे, लेटर से मैंने सिस्टम बना दिया, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है और ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है, आप देख रहे हो, ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है। इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, वो सब छोड़ दो, अपन मोशन अभी फिलहाल नहीं कर रहे। और फिर इसमें अगर टेंशन में ले रहा हूं T1, इसका टेंशन इधर का T2, इधर का टेंशन T3, ये वाला लेते हैं T4, ये वाला लेते हैं T5, ये वाला लेते हैं T6, ये वाला लेते हैं T7, ओके, और ये वाला लेते हैं T8, ठीक है। तो ऐसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स के बताए। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग जो है, अगर मैं बोल रहा हूं स्ट्रिंग इज massless, pulley is massless and frictionless, ओके। अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं बोलूं T1, T2, T3, T4, T7, T8, ये सारे सेम है क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग है, तो इन सब का टेंशन क्या रहने वाला है, सेम। और ये तो अलग स्ट्रिंग हो गई ना यहाँ पे, तो T5 और T6 दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहने वाला है, सेम, और इसमें टेंशन सेम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स कि कैसे करना है। मेन पार्ट जो इसमें आता है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे करते हैं? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में अपन क्या करते हैं, एक बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस बताते हैं। दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल वे में कि भाई एक बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे बता दो, ठीक है। अभी बच्चों, इस बॉडी को आप एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हो, एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर सकते हो। सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, यू कैन कंसीडर दिस बॉडी एज ए पॉइंट मास एंड यू कैन शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। या फिर इधर बताएगा तो भी चलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करके बताया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक ऐसा सरफेस है और इस सरफेस पे लेट अस से दिस इज अ स्मूथ सरफेस, और उस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक को रखा हुआ है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर उसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होएगा। बहुत बच्चे को वेट से भी कंफ्यूजन है। वेट का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को वेट बोलते हैं। फॉर्मूला है mg। क्या है फॉर्मूला? mg। तो इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे की तरफ, बराबर कि नहीं? और कौन सा फोर्स लग रहा है? तो भाई ये कांटेक्ट में है इस सरफेस के साथ, तो कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये हो गया एफबीडी। बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। एफबीडी मतलब क्या है कि एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं।
सबसे पहला चीज क्या करना है, इस बॉडी को एक पॉइंट की तरह समझो, कंसीडर बॉडी एज अ पॉइंट मास, एंड सेकेंड स्टेप में यू शो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ओके, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी कितने फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना है, डू यू अंडरस्टैंड? आई डोंट वांट कि ये बॉडी कितने फोर्स लगा रही है, मुझे बताने कि बॉडी पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट में काफी डिफरेंस है, आई होप यू विल लिसन इट वेरी केयरफुली। एक बॉडी पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, ओके, वो दिखाना है, ना कि बॉडी कितनी फोर्स लगा रही है वो नहीं दिखाना है। और फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो जिस फ्रेम में मैं बैठा हूं उस फ्रेम के हिसाब से ये फोर्सेस है। किसी और फ्रेम में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे ज्यादा फोर्सेस लगते रहेंगे। फोर्स ये हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो ज्यादा करके अपन ग्राउंड पे रह के इसको दिखाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि रफ है, फ्रिक्शन के साथ है, ये ब्लॉक है, ओके, और इसका मास m है, लेट अस से इसका मास इज m, मास m है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया F, ओके, कैपिटल F, ओके, और ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर मैंने कैपिटल फोर्स F लगाया। तो मुझे बताओ इसका FBD कैसे आएगा? तो इसको मैंने पॉइंट की तरह कंसिडर किया, इधर बताओगे तो भी चलेगा, या फिर पॉइंट की तरह कंसिडर करो। अब मुझे बताओ नीचे की तरफ उसका वेट तो लग ही रहा है बच्चा, ठीक है, ऊपर की तरफ बच्चा उसका क्या लग रहा है, नॉर्मल, जो कि कांटेक्ट फोर्स है, ऊपर की तरफ लग रहा है। सरफेस को, ऐसा सरफेस है तो सरफेस को परपेंडिकुलर। फिर ये अप्लाइड फोर्स है, जिसने भी फोर्स अप्लाई किया वो भी लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा जो कि स्मॉल एफ है। तो टोटल इसका FBD ऐसे बनने वाला है, ठीक है। अभी सोचो एक ऐसे सरफेस है जो कि इंक्लाइंड है कुछ थीटा एंगल पे, और एक ब्लॉक ऐसे है, ठीक है, इसका FBD बनाना है। तो अभी मैं यहां पे ही बना दूं, एक तो इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, इसका वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, ठीक है। ये सरफेस है, देखो ये सरफेस है, सरफेस को परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल लगता है। आई होप आपको अभी समझ में आता रहेगा कि नॉर्मल का मतलब क्या, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, ये क्या है, फ्रिक्शनलेस। पर अगर सोचो सेम एग्जांपल में मैं फ्रिक्शन लेता हूं, ठीक है, सपोज यहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे एक ब्लॉक है, और मैंने यहां पे बोला कि भाई इसका FBD बना, तो अलग से पॉइंट लेके बनाओ या फिर इधर ही बना दो। तो देखो पहला तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बराबर, ये तो आने ही वाला है, नॉर्मल तो इस तरफ लगने ही वाला है। अब मुझे बताओ ये ब्लॉक किधर जाने का सोचती रहेगी, नीचे घसरती रहेगी, गारंटेडली नीचे मूव हो रही है, नहीं हो रही है, आई डोंट नो, पर एक तो क्लियर है कि इसका पूरा इंटेंशन नीचे जाने के लिए, बराबर कि नहीं। अगर मैंने उसको ऐसे छोड़ा है, तो अगर ये सरफेस रफ है, अगर ये सरफेस रफ है तो बॉडी का मोशन नीचे की तरफ होने वाला है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये ऐसे FBD निकालते हैं, बहुत सिंपल रहता है FBD निकालना, ठीक है। आप ये ट्राई करो, ट्राई चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर दो, ठीक है। सपोज ऐसे आपके 3 बॉडीज है, ठीक है, हर एक का मास अलग है। चलो इसका मास ले लेते हैं M1, इसका मास ले लेते हैं M2, इसका मास ले लेते हैं M3। तीनों का अपने को क्या निकालना है, FBD निकालना है। निकाले फटाफट। चलो पहला किसका निकालते हैं, A का निकालते हैं। तो A का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज M1G, बराबर कि नहीं, और B से उसको, B के सरफेस से उसको नॉर्मल मिला रहेगा, लेट अस से इट इज N1। B का देखो क्या है, B में देखो क्या, B में B का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज M2G, है ना, M2G। और B के ऊपर मतलब B दो सरफेस के साथ कनेक्टेड है, ये कभी मत भूलना, B दो सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो B के ऊपर दो नॉर्मल आएंगे, एक तो A वाले सरफेस से आएगा और एक तो C वाले सरफेस से आएगा। C वाले सरफेस से कैसे आने वाला है, तो C वाले सरफेस से तो इस तरफ आएगा, लेट अस से इसको N2 बोलते हैं।
क्योंकि ए वाले सरफेस से जो है वो n1 है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके दोनों तरफ से नॉर्मल आने वाला है, क्योंकि दो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझा। मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ से क्या आना ना नॉर्मल। सी का बात करते हैं तो सी पे वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड m3g बराबर है। और सी भी दो सरफेस के कांटेक्ट में, एक तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में और बी के साथ कांटेक्ट में। बी जो सी पे लगाएगा ओके वो इस तरफ लगाएगा, दैट इज n2, और ग्राउंड से लेटर से उसको मिल रहा है n3। तो ऐसे हम सारे एफबीडी बता सकते हैं। पूरे चैप्टर में हम करने ही वाले ये सारे चीजें। सो आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा और कॉन्सेप्ट को एलॉबरेट करेंगे। अभी के लिए आई थिंक आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो बेसिक लेवल पे, जो जो मैंने बताया आपको। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करेंगे, ठीक है? Thank you very much all of you. That's the end of lecture 1. Thank you very much.